मंडी इंस्पेक्टर के सिलेबस में हमारा नेक्स्ट सब्जेक्ट है मैथ्स। मैथ्स के सिलेबस में हम देखते हैं जो इकाई 1 का है उसमें हमारा सबसे पहला टॉपिक है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या को हम बोलते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है? ऐसी कोई भी संख्या जो 1 से स्टार्ट होती है और जाती है डैश 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 करते हुए इन्फिनिटी तक, इसे हम बोलते हैं प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। प्राकृतिक संख्या में जो सबसे छोटा अंक होता है हमारा, वो होता है 1 होता है। नेक्स्ट है हमारा पूर्ण संख्या, जिसको हम लोग बोलते हैं होल नंबर। ऐसी जो भी संख्या जो 0 से स्टार्ट होती है और जाती कहाँ तक है? इन्फिनिटी तक, उसे हम बोलते हैं हमारा पूर्ण संख्या या होल नंबर। पूर्ण संख्या या होल नंबर में जो सबसे हमारा छोटा नंबर होता है वो होता है हमारा 0। प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या में एक ही चीज़ का डिफरेंस है, यहाँ पर हम लोग 0 को ऐड कर देते हैं, बाकी सेम चीज़ें एज इट इज़ होती है। ये हमारा 1 2 3 से स्टार्ट होकर इन्फिनिटी तक जाता है और ये 0 से स्टार्ट होकर इन्फिनिटी तक जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा पूर्णांक संख्या, जिसको हम लोग बोलते हैं इंटीजर। इंटीजर हमारा स्टार्ट होता है माइनस इन्फिनिटी से लेकर 0 और 0 से लेकर फिर इन्फिनिटी तक। मतलब नंबर सिस्टम में जो हमारा संख्या रेखा होता है वो माइनस इन्फिनिटी से लेकर पूरा का पूरा इन्फिनिटी तक जो भी नंबर होता है वो हमारा होता है पूर्णांक संख्या है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या हमारा होता है रैशनल नंबर। ऐसी कोई भी संख्या जिसको हम p/q के फॉर्म में हम लिख सकते हैं, हमारा वो क्या होता है? हमारा रैशनल नंबर होता है। या ध्यान रखेंगे यहाँ पर जो p/q के फॉर्म में जब हम लिख रहे होते हैं तो हमें याद रखेंगे जो q/q के वैल्यू 0 नहीं होगा। तो इसके उदाहरण क्या हो सकते हैं? 1/2, 1/3, 2/5। नेक्स्ट आता है हमारा अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्या होगा? ऐसी कोई भी संख्या जिसे हम p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं उसे हम बोलेंगे इरेशनल नंबर। ठीक है, इरेशनल नंबर के उदाहरण क्या है? √2, √3 और √5। नेक्स्ट है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या क्या होती है? रियल नंबर, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं। ये होती है परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या का योग। मतलब जितनी भी परिमेय संख्या है और अपरिमेय संख्या का योग हमारा क्या होगा? वास्तविक संख्या होगी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वर्गमूल और घनमूल। तो सबसे पहले पढ़ेंगे वर्गमूल। वर्गमूल निकालने के 2 तरीके हैं। पहला है हमारा गुणनखंड विधि, दूसरा है हमारा भाग विधि। गुणनखंड विधि से निकालने के लिए इसे बोलते हैं इसके इंग्लिश में स्क्वायर रूट ऑफ फैक्टराइजेशन मेथड। इसको निकालने के लिए क्या करेंगे? हम जैसे सिंपल एलसीएम लघुत्तम समापवर्त निकालते हैं वैसे ही हम निकालेंगे। सबसे पहले हमारा नंबर एग्जाम्पल के लिए हमने लेते हैं 1764। 2 से डिवाइड करेंगे, देखेंगे ये किससे डिवाइड होगा। हम हमेशा याद रखेंगे यहाँ से हमेशा 2 से ही डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे, चाहे वो किसी से भी डिवाइड होता हो। पहले हमेशा हम लोग याद रखेंगे यहाँ पर इस नियम में 2 से हमेशा डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे। देखेंगे ये लास्ट में 4 है तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड करेंगे 2 8 ज़ा 16, 2 8 ज़ा 16, 2 2 ज़ा 4, तो आंसर आएगा 2882। फिर क्या करेंगे? फिर 2 से डिवाइड होगा, फिर कितना जाएगा? 4, फिर 1। उसके बाद क्या करेंगे? देखेंगे लास्ट में अब 1 है तो ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, तो अब क्या करेंगे? 3 से डिवाइड करेंगे। 2 के बाद जस्ट 3 है, इसलिए ऐसा नहीं हो करेंगे कि डायरेक्ट हम लोग 4 पे आ जाएँ। तो अब करेंगे 3 से डिवाइड। 3 से डिवाइड कैसे करेंगे? 3 1 ज़ा 3, ठीक है। फिर 3 4 ज़ा 12 हो जाएगा, 2 बचेगा, 3 9 ज़ा 27। फिर करेंगे, देखो यहाँ 7 है तो फिर हम लोग क्या करेंगे? 7 से डिवाइड नहीं करेंगे, 3 से डिवाइड करके देखेंगे। 3 4 ज़ा 12, 3 9 ज़ा 27। फिर क्या करेंगे? 7 से डिवाइड होगा, 7 1 ज़ा 7 1 ज़ा। अब वर्गमूल निकालने के लिए कैसे करेंगे? वर्गमूल निकालने के लिए जितने भी फैक्टर यहाँ पर आए हैं उसे हम लिख देंगे कैसे? 2 × 2, 3 × 3, × 7 × 7। उसके बाद क्या करेंगे? अब हम बनाएंगे पेयर। अब 2 का पेयर यहाँ पर देखें, पेयर मतलब 2 का जोड़ा, ठीक है। 2 का जोड़ा देखें, 2 और 2 का जोड़ा बन रहा है, मतलब एक नंबर 2 बार होनी चाहिए। एक नंबर 2 बार है, 2 2 बार है तो एक पेयर बन जाएगा, तो इसलिए एक बार लिख लेंगे। 3 हमारे यहाँ 2 बार हैं तो एक जोड़ा बन जाएगा, तो इसलिए हम 3 को एक बार लिख लेंगे। फिर 7 हमारे 2 बार हैं तो उसका एक जोड़ा बन जाएगा, तो हम यहाँ पर 7 लिख देंगे। अब करेंगे मल्टीप्लाई, 2 का मल्टीप्लाई 3 के साथ करेंगे तो कितना जाएगा? 6, और इस 6 का 7 को एज इट इज़ लिख लेंगे। अब 6 का मल्टीप्लाई 7 के साथ करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा 42। ये हमारा हो गया गुणनखंड विधि से हम लोग वर्ग निकाल रहे हैं। इसमें क्या करेंगे? हमेशा याद रखेंगे जब भी गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालेंगे हमेशा स्टार्ट करेंगे 2 से और उसके बाद का नंबर हम लोग लेते चलेंगे, और इसमें जो भाग करेंगे, भाग करने के बाद जो आंसर आएगा उसे हम यहाँ लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट मेथड है हमारा भाग विधि। भाग विधि से वर्गमूल निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? एक नंबर लेते हैं, नंबर लेने के बाद क्या करेंगे? ध्यान से देखेंगे यहाँ पर हम क्या करेंगे? 2 2 का पेयर बनाएंगे। 2 का पेयर हमारा लास्ट में बनाएंगे तो देखो क्या हो जाएगा यहाँ पर 64। दूसरा पेयर हमारा बनेगा 17। अब क्या करेंगे?
हम वो टेबल लेंगे और उसका ही स्क्वायर लेंगे। 3 का यहाँ पर हमारा नंबर कितना आ जा रहा है 17। 3 का स्क्वायर अगर हम लेते हैं तो कितना आता है 9, और 4 का स्क्वायर लेते हैं तो कितना आता है 16, और 5 का स्क्वायर लेते हैं तो कितना आया है 25। तो हम क्या करेंगे 4 का स्क्वायर लेंगे 16, 4 का स्क्वायर लेंगे 16 जो कि 17 से कम है, इसलिए इसको 4 का स्क्वायर लेंगे। 5 का स्क्वायर लेने से 25, ये क्या हो जाता है बड़ा हो जाता था, तो इसको नहीं लेंगे। तो 4 का स्क्वायर लेंगे 16, और 16 को लिखेंगे यहाँ। जो नंबर यहाँ लिख रहे हैं वही सेम नंबर हम लोग कहाँ लिखेंगे यहाँ, और उसको क्या कर देंगे ऐड। 4 के साथ 4 करके ऐड हो जाएगा तो 8, 17 माइनस 16 करेंगे तो कितना आ जाएगा 1। और अब क्या करेंगे, जो पेयर होगा उसको हम लोग दोनों एक साथ हम लोग यहाँ नीचे की तरफ लिखेंगे, तो कितना आ जाएगा 164। अब हमारा नंबर हो जाएगा 164, और यहाँ हो जाएगा सिम 8। अब 8 1 करेंगे, देखेंगे हमारा नंबर कितना हो जाएगा यहाँ पर 164 और 8 है, तो हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या करेंगे 81 पर, अगर जो कि बहुत छोटा है तो अब 2 लेके चलते हैं तो कितना होता है 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 4, 2 8 164। तो देखेंगे कितना हो जाएगा, 2 से चले जाएगा, 2 से पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ से हमारा डायरेक्ट आंसर आ जाएगा कितना, स्क्वायर रूट कितना आ जा रहा है यहाँ पर, स्क्वायर रूट हमारा हो जाता है कितना 42, जो कि हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा घातांक के नियम। घातांक के नियम में हम देखेंगे घातांक मतलब पावर। फर्स्ट नियम है हमारा ए की पावर एन इंटू ए की पावर एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ए की पावर एन प्लस एन। मतलब अगर दो संख्याओं का आधार सेम हो और उसके बीच में गुणा का साइन हो तो उनके पावर क्या हो जाते हैं ऐड हो जाते हैं। उदाहरण के लिए देखेंगे 2 की पावर 3 गुणा 2 की पावर 4, देखेंगे इसमें दोनों का आधार 2 है और बीच में साइन क्या है गुणा का, तो ऐसे में क्या होगा कि जो हमारा पावर होगा वो हमेशा क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा। तो 2 की पावर 3 प्लस 4 क्या हो जाएगा 2 की पावर 7 हो जाएगा। नेक्स्ट नियम है ए की पावर एम डिवाइडेड बाई ए की पावर एन इज इक्वल टू ए की पावर एम माइनस एन। मतलब अगर दो घातांक जिसके बीच में आपस का आधार सेम हो और उसके बीच में साइन डिवाइड का हो तो उनके पावर क्या हो जाते हैं, उनके घातांक क्या होते हैं माइनस हो जाते हैं। उदाहरण के लिए देखेंगे 2 की पावर 4 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 3, इसमें देखेंगे दोनों का आधार जो है वो है 2 और इन दोनों के बीच में जो साइन है वो है कैसा डिवाइड का साइन है, तो इसमें क्या हो जाएगा 4 माइनस 3 आंसर हो जाएगा 2 की पावर 1। तो याद रखेंगे जब भी दो आधारों के दो घातांकों के बीच अगर आधार सेम है और उनके बीच में गुणा का साइन है तो पावर हमेशा ऐड हो जाएगा जुड़ जाएगा, और अगर डिवाइड का साइन हो भाग का साइन हो तो पावर हमेशा क्या हो जाएगा माइनस हो जाता है। नेक्स्ट नियम है ए की पावर एम होल ब्रैकेट ए की पावर एन। तो जब भी ब्रैकेट अगर हम ओपन करेंगे किसी भी घातांक में ब्रैकेट दिया हो और ब्रैकेट को हम ओपन करते हैं तो याद रखेंगे ब्रैकेट के अंदर की चीज़ें मल्टीप्लाई हो जाती हैं गुणा हो जाती है, तो एम और एन का क्या हो जाएगा यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखेंगे 2 की पावर 3 गुणा 2 की पावर 2, तो इसमें क्या हो जाएगा 2 की पावर 3 का गुणा 2 के साथ हो जाएगा और आंसर आ जाएगा 2 की पावर 6। नेक्स्ट नियम है हमारा घातांक का ए बी की होल पावर एन। अगर ए और बी का मल्टीप्लाई हो और उसकी होल पावर ब्रैकेट के अंदर हो और उसका होल पावर एन हो तो क्या होगा ब्रैकेट खोलने से ए की पावर एन इंटू बी की पावर एन हो जाएगा। देखो 2 इंटू 3 होल पावर कितना है 2। अब इसको जब ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा ये पावर यहाँ पाया जाएगा 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट नियम ये किसके लिए होगा मल्टीप्लाई के लिए, पर नेक्स्ट नियम हमारा है डिवाइड के लिए ए बाई बी होल ब्रैकेट की पावर एन। तब ऐसे में क्या हो जाएगा ए की पावर एन पे हो जाएगा बी की पावर भी एन पे हो जाएगा, ये डिवाइड के लिए होगा। देखो उदाहरण के लिए ले लेते हैं 1/2 की होल पावर कितना है 3। अब जब ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 की पावर 3 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 3। ठीक है। नेक्स्ट नियम है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो नियम है किसी भी संख्या की पावर अगर 0 हो तो उसका आंसर कितना होगा हमेशा 1 ही होगा। ठीक है, चाहे वो संख्या कोई भी हो। जैसे उदाहरण के लिए ले सकते हैं 2 की पावर 0 इसका आंसर हमेशा 1 होगा, 3 की पावर 0 इसका आंसर हमेशा 1 होगा, 4 की पावर 0 1 होगा, 5 की पावर 0 1 होगा, 100 की पावर 0 1 होगा। तो कहने का मतलब अगर कोई भी संख्या हो उसकी पावर अगर 0 है तो उसका आंसर हमेशा 1 होगा। उदाहरण एग्जाम्पल के लिए ले सकते हैं अगर कोई संख्या हमारी 1000 है और उसका पावर अगर 0 दे रखा है तो इसका भी आंसर कितना होगा 1 ही होगा। अगर उदाहरण के अगर कोई संख्या है 0 0 0 0 और इसका पावर भी अगर 0 है तो इसका आंसर कितना होगा 1 होगा।
नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्त। लघुत्तम समापवर्त मतलब एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। इसमें क्या करेंगे, जैसे उदाहरण के लिए दो नंबर ले लेते हैं 28 और 14। तो हम लोग क्या करेंगे, एक टेबल बनाएंगे, टेबल बनाने के साथ साथ इसको कर लेंगे और सबसे छोटा हमेशा स्टार्ट करेंगे 2 से स्टार्ट करेंगे। देखो 2 से डिवाइड करेंगे, 28 और 14 दोनों 2 से डिवाइड हो जाएगा। कितने टाइम्स जाएगा, देखो 2 से 28 को डिवाइड करेंगे तो 14 बार जाएगा, 2 से 14 को डिवाइड करेंगे तो 7 बार जाएगा। फिर देखेंगे ये दोनों फिर 2 से डिवाइड हो सकते हैं तो 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे 14 को कितने बार जाएगा, 7 बार जाएगा। 7 पर डिवाइड नहीं होगा तो 7 का एज इट इज लिख लेंगे। फिर देखेंगे ये किससे डिवाइड हो सकता है, 7 से, तो 7 से डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम जाएगा, 7 वन सा 7 वन सा 7 को एक बार जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे यहाँ पर जब भी एलसीएम निकालेंगे हमेशा स्टार्ट करेंगे 2 से डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे, उसके बाद हम धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे। ऐसा नहीं करेंगे कि पहले हम बड़ी संख्या से डिवाइड करेंगे बाद में फिर हम छोटी संख्या से डिवाइड करेंगे। इसलिए हम हमेशा क्या करते हैं, छोटी संख्या से पहले हम डिवाइड करते हैं, अर्थात 2 से डिवाइड करते हैं, स्टार्ट करते हैं। अब हमारा एलसीएम निकालने के लिए क्या हो जाएगा, या लघुत्तम समापवर्त निकालने के लिए क्या हो जाएगा, जो यहाँ पर आई है वो संख्या हम वहाँ पर मल्टीपल के फॉर्म में लिख देंगे, गुणा के भाग में लिख देंगे। देखो कैसे, 2 × 2 × 7। ठीक है, 2 × 2 × 7 कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 और 4 × 7 कितना हो जाएगा, 4 × 7 आंसर हो जाएगा 28। अर्थात हम लोग का एलसीएम कितना आ जाता है लघुत्तम समापवर्त, यहाँ पर हमारा 28 आ जाता है। सेकंड हम देखेंगे महत्तम समापवर्त निकालना। देखो महत्तम समापवर्त निकालने या एचसीएफ निकालने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका फर्स्ट वन, दूसरा तरीका सेकंड वन। फर्स्ट वन तरीका हम प्रीवियस क्लासेस में पढ़ते हैं, हम छोटे जब रहते थे तब पढ़ते थे। इस तरीके को फॉलो नहीं करना है, ठीक है। पर ये तरीका कभी कभी एग्जाम में कर सकते हैं जब कोई बहुत बड़ा डाटा दिया हो तो। ठीक है, फर्स्ट देखेंगे 28 को अलग निकालेंगे, 14 का अलग निकालेंगे। 28 का कैसे होगा, जैसे गुणनखंड विधि से जैसे हम निकालते हैं, 2 से 28 को डिवाइड करेंगे कितने बार जाएगा, 14 बार जाएगा। 2 से 14 को डिवाइड करेंगे कितने बार जाएगा, 7 बार जाएगा। फिर 7 से डिवाइड करेंगे 7 से 1 बार जाएगा। फिर 14 को डिवाइड करो, 2 से 14 को डिवाइड करेंगे कितने बार जाएगा, 7 से जाएगा। फिर 7 से 7 को डिवाइड करेंगे तो 1 बार जाएगा। अब क्या जाएगा, अब एचसीएफ निकालने के लिए क्या करेंगे, दोनों में जो कॉमन है उस चीज़ को देखो, क्या क्या कॉमन है। यहाँ 2 है, यहाँ पर भी 2 है, सर्कल कर लो। फिर यहाँ 7 है, यहाँ भी 7 है, तो ये 7 और ये 7 को सर्कल कर लो। अब क्या आया, 2 × 7, तो 2 × 7 को हमने यहाँ पर लिख लेंगे, तो आंसर कितना हो जाएगा हमारा 40। याद रखेंगे इस तरीके को हम एग्ज़ाम में नहीं अप्लाई करेंगे, ठीक है। हम लोग अप्लाई करेंगे मेथड 2। मेथड 2 में क्या करेंगे, 28 और 14 को लिखेंगे। लिखने के बाद क्या करेंगे, इन दोनों से जो कॉमन है उसको निकाल लेंगे। देखो 28 और 14 में दोनों में क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, तो 2 को हमने पहले निकाल दिया। फिर यहाँ क्या बच जाएगा 40 और यहाँ क्या बच जाएगा 7। अब देखो क्या देखेंगे, 14 और 7 में क्या कॉमन है, 7 कॉमन है, तो 7 को बाहर निकाल लो। यहाँ से 7 को बाहर निकाल लिया। अब क्या बच जाएगा यहाँ पर 2 और यहाँ क्या बच जाएगा 1। तो देखो क्या हो जाएगा, अब 2 और 1 में कोई चीज़ कॉमन है क्या, नहीं कॉमन है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा। जिसके बाद और कॉमन नहीं निकाला जा सकता वही हमारा क्या हो जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो 2 × 7 हमारा क्या हो जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा। यहाँ पर भी 14 हमारा फाइनल आंसर था, यहाँ पर भी हमारा 14 फाइनल आंसर था। पर इस तरह का मेथड का उपयोग हम एग्ज़ाम में नहीं करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा भिन्न संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त या एलसीएम। भिन्न संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त निकालने के लिए एक फॉर्मूला है, उसको हम यूज़ करेंगे और इसका उपयोग करके ही हम भिन्न संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त निकालेंगे। भिन्न संख्याएं वो संख्याएं होती है जिसे p/q के फॉर्म में लिखा जा सकता है। p/q मतलब अंश और हर के फॉर्म में लिखा जा सकता है, उसे हम भिन्न संख्याएँ कहते हैं। अब ऐसी संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त कैसे निकालेंगे, उसके लिए फॉर्मूला हमारा है, जितने भी भिन्न संख्याएं होंगे उनका अंश का हम निकालेंगे लघुत्तम समापवर्त, अपॉन में लिखेंगे जितना भी हर है उनका हम निकालेंगे महत्तम समापवर्त। ये फॉर्मूला हम लोग यूज़ करेंगे कैसे, जितने भी अंश होगा उसका हम निकालेंगे लघुत्तम समापवर्त और जितने भी हर होंगे उसके हम निकालेंगे महत्तम समापवर्त। और इस तरह से हमारा भिन्न संख्या का क्या आ जाएगा, एलसीएम या लघुत्तम समापवर्त आएगा। इसे हम एक उदाहरण की सहायता से हम समझते हैं। उदाहरण के लिए हम ले लेते हैं 2/3, 4/9 और 5/6 का लघुत्तम समापवर्त हमें निकालना है। तो लघुत्तम समापवर्त का फॉर्मूला क्या है, अंश का हम निकालेंगे लघुत्तम समापवर्त और हर का निकालेंगे महत्तम समापवर्त। देखेंगे 2, 4 और 5 का हम निकालेंगे लघुत्तम समापवर्त, 3, 6 और 9 का निकालेंगे महत्तम समापवर्त। तो 2, 4, 5 का लघुत्तम समापवर्त निकाल लेते हैं। 2, 4, 5 का 2 से जाएगा 1 बार,
2 से जाएगा 2 बार, 5 का जाएगा 5 बार, फिर 2 से एक बार, फिर 2 से एक बार, 5 से एक बार, 5 से निकालेंगे तो कितना जाएगा 5 से एक बार, 5 से एक बार, 5 से एक बार। तो इस तरह से एलसीएम कितना हो जाएगा हमारा एलसीएम हो जाएगा 2 × 2 × 5 मतलब कितना 20। और 3, 6 और 9 का हम निकालेंगे महत्तम समापवर्त। 3, 6 और 9 का महत्तम समापवर्त निकालने के लिए क्या करेंगे, कॉमन निकालेंगे। 3, 6 और 9 से हम कॉमन निकालेंगे। क्या कॉमन आ सकता है, 3 कॉमन आ सकता है। क्या बच जाएगा यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ क्या 3। अब इसके और आगे कॉमन निकालने की कोशिश करेंगे, निकलना संभव है क्या, नहीं है। इसके आगे किसी चीज़ का कॉमन निकालना पॉसिबल नहीं है। तो जो आंसर आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, इसका महत्तम समापवर्त हो जाएगा। तो 3 यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा महत्तम समापवर्त। इस तरह से हमारा इसका आंसर कितना जाएगा 20/3 हमारा फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा औसत, एवरेज। एवरेज के लिए डायरेक्ट एक फॉर्मूला लगेगा, उसको हम यूज़ करेंगे और सॉल्व करेंगे। जिसका औसत का फॉर्मूला है वो बहुत ही आसान फॉर्मूला है। फॉर्मूला ये है कि जितने भी संख्या हमें दिया गया होगा उसका हम क्या करेंगे, सबका योग करेंगे। और क्या करेंगे, योग आने के बाद उसको हम डिवाइड कर देंगे, भाग कर देंगे नंबर ऑफ संख्या, जितनी संख्या है उससे हम क्या कर देंगे, उसको भाग कर देंगे। तो इस तरह से इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, औसत निकालने का। किसी भी चीज़ संख्याओं का औसत निकालने के लिए क्या करेंगे, दिए गए संख्या का योग डिवाइडेड बाय क्या कर देंगे, कुल संख्या, जितनी संख्या होंगी। ठीक है, इसको हम एक उदाहरण की सहायता से हम समझते हैं औसत को और अच्छे से। देखो क्या है, उदाहरण 1, जैसे हमारे पास संख्या दी गई है 1, 2, 3, 4 और 5। हमें क्या निकालना है, इसका औसत निकालना है। तो औसत निकालने के लिए क्या करेंगे, सभी संख्याओं को हम पहले क्या करेंगे, जोड़ देंगे। जोड़ दो, 1 + 2, 2 + 3, 3 + 4, 4 + 5। हम क्या किए, सभी संख्याओं को जोड़ दिए। जोड़ने के बाद क्या करेंगे, दिए गए संख्याओं की कितनी संख्या है उसे लिखेंगे। काउंट कर लो, 1, 2, 3, 4, 5। कितने संख्या है टोटल, 5 संख्या। तो 5 से हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड कर दो, 1 + 2, 2 + 3 + 4 + 5 कितने हो जाते हैं तो जोड़ने से 15। 15/5 करेंगे तो कितना आ जाएगा आंसर हमारा 3 आ जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा औसत का। नेक्स्ट है औसत में। औसत में है हम निकालेंगे प्रथम n सम प्रकृत संख्याओं का औसत, मतलब सम संख्याओं का औसत निकालने चलेंगे। उसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला हमारे पास है, सीधा फॉर्मूला दिया गया है कितना, n+1। ये फॉर्मूला को हम याद कर लेंगे। कभी भी अगर हमारे पास सम प्राकृत संख्या दिया गया है और सम प्राकृत संख्या दिया है और उसका औसत पूछा जाए तो हम क्या करेंगे, सीधे फॉर्मूला लगा लेंगे n+1 और उसे सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं, उदाहरण की सहायता से समझते हैं। पहले हम नॉर्मल मेथड से औसत निकालेंगे, फिर हम उसकी आंसर की पुष्टि हम सूत्र द्वारा करेंगे। देखेंगे, उदाहरण के लिए ले लेंगे सम प्राकृत संख्या 2, 4, 6, 8। 8 लेने के बाद इसका क्या निकालेंगे हम लोग, औसत। औसत क्या होता है, सभी संख्याओं का योग अपॉन नंबर ऑफ संख्या। ठीक है, कितना जाएगा, 2 + 4 + 6 + 8 कर दो, 2 + 4 + 6 + 8। नंबर ऑफ संख्या कितनी है, 1, 2, 3, 4। तो 4 से हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करेंगे तो देखो जोड़ने से कितना आ रहा है, 2 + 4 6, 6 6 12, 12 और 8 20 हो जाएगा। तो 20/4 कितना हो जाएगा, 5। तो इस तरह से हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 5 हमारा क्या हो जाता है, औसत आ जाता है। पर इतना लेंदी करने की आवश्यकता नहीं है, इतने जटिल तरीके से सॉल्व नहीं करेंगे। एग्जाम में हम जो यूज़ करेंगे वो ट्रिक, हम क्या करेंगे, सीधे ट्रिक की सहायता से हम सॉल्व करेंगे। ट्रिक की सहायता से कैसे सॉल्व होगा, डायरेक्ट सूत्र लगाएंगे। सूत्र क्या है हमारा, n+1। n+1 लिखो और कितने n है, n मतलब नंबर ऑफ संख्या को लिखो और डायरेक्ट ऐड करके फॉर्मूला से सॉल्व करेंगे। कितने n की वैल्यू कितने जाएगी, 1, 2, 3 और 4। तो 4 + 1 आंसर कितना हो जाएगा, 5। यहाँ पर हमारा समय बच जाता है, डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। तो कभी भी सम प्राकृत संख्याओं का औसत निकालना होगा तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे, फॉर्मूला लगा के सॉल्व करेंगे। ऐसे सॉल्व करने की हमें आवश्यकता नहीं है कि ये कन्वेंशनल मेथड होता है। हम डायरेक्ट फॉर्मूला की सहायता से सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट है हमारा समांतर श्रेणी का औसत। औसत हम समांतर श्रेणी का औसत निकालने चलेंगे। समांतर श्रेणी क्या होती है, ऐसी श्रेणी जिसमें दोनों के बीच का डिफरेंस सेम हो। कॉमन डिफरेंस क्या होता है, सर्वांतर सेम होना चाहिए, मतलब आगे का पद और पीछे का पद का अंतर सेम होना चाहिए। देखो यहाँ पर उदाहरण के लिए एक श्रेणी देते हैं 1, 3, 5, 7, 9, जो कि एक विषम श्रेणी है। तो इसमें से ये समांतर श्रेणी में है क्या, पहले चेक कर लेते हैं। दोनों पद का अंतर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। दूसरा पद कौन सा है, 3। पहला पद है 1। डिफरेंस करो, माइनस करो, 3 में से गया 2। फिर
नेक्स्ट पद कौन सा है 5, दूसरा पद कौन सा था 3, माइनस करो कितना अंतर आ रहा है डी, दोनों का 2। फिर इन दोनों के बीच का जो गैप है वो सेम होना चाहिए। यहाँ पे इन दोनों के बीच का गैप कितना है 2, इन दोनों के बीच का गैप कितना है 2। तो ये क्या हो जाएगा, एक हमारा समांतर श्रेणी हो जाएगा। तो समांतर श्रेणी में जो औसत निकालते हैं उसका डायरेक्ट फॉर्मूला है कैसा, प्रथम पद प्लस अंतिम पद डिवाइडेड बाई 2 करेंगे, इससे हमें क्या हो जाएगा, औसत हमें प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, समांतर श्रेणी को एक बार ऐसे समझ सकते हैं, इन दोनों के बीच का प्रथम श्रेणी प्रथम पद है, द्वितीय पद, उसके बीच का गैप कितना होना चाहिए, सेम होना चाहिए। 1 माइनस 3 कितना हो गया 2, 5 माइनस 3 कितना हो गया 2, 7 में 5 गया 2, 9 में 7 गया 2। तो इस तरह से दोनों के बीच का गैप हमेशा क्या होना चाहिए, सेम होगा। तो ये श्रेणी हमारी क्या हो जाएगी, समांतर श्रेणी हो जाएगा। तो समांतर श्रेणी का औसत निकालते हैं, कैसे औसत निकालेंगे, औसत निकालने के लिए 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 करेंगे, कर दो। उसके बाद नंबर ऑफ संख्या को डिवाइड करेंगे, 1 2 3 4 5 से डिवाइड कर देंगे, सभी को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 25 बाई 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा, आंसर हमारा 5 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, सूत्र से डायरेक्ट हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सूत्र क्या बोलता है, प्रथम पद प्लस अंतिम पद डिवाइड बाय 2। तो प्रथम पद क्या है हमारा 1, अंतिम पद क्या है हमारा 9, जोड़ दो 1 प्लस 9 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे कितना 10/2, आंसर हमारा कितना आ जाएगा 5, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखेंगे यहाँ पर जो आंसर 5 आ रहा है वही आंसर हमारा ये होगा। तो हम क्या करेंगे, सभी समांतर श्रेणी का औसत हमें एग्जाम में पूछा जाएगा तो हम कभी भी ये वाला फॉर्मूला ये वाला चीज़ नहीं लगाएंगे। हम क्या करेंगे, डायरेक्ट सूत्र विधि द्वारा प्रथम पद प्लस अंतिम पद बाई 2 करके हम आंसर प्राप्त करेंगे।